Hello and welcome back again. I hope you are in best of your health and spirit. Let's begin our day 2 of the most expected question series with detailed analysis. तो सर मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, गेम ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉमन सेंस. तो सर कुछ लोगों ने कल मुझे फीडबैक दिया कि हर बार वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिखने में सर फोकस लूज हो रहा है उनका. तो सर आप क्या कीजिएगा, एक नोटबुक ले लीजिए. नोटबुक में और पेंसिल लेकर आप अपने आंसर्स लिखते रहिए और आप लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, तब आपका फोकस लूज नहीं होगा. ठीक है सर. Let's begin with question number 1. The Parliament may by law provide for the creation for one or more all India services if a resolution to that effect is passed by. पहला ऑप्शन है both the houses by a majority of 2/3 of its member present and voting, राज्य सभा by a majority of not less than 2/3 of its total membership, राज्य सभा by the majority of not less than 2/3 of its member present and voting, and last राज्य सभा by an absolute majority of its total membership. तो बताइए क्या है आंसर इसका, नोटबुक में लिखिए अपने. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 4 गोल्डन रूल हैं. ये 4 गोल्डन रूल्स जो हैं ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लगते हैं. तो आज मैं आपको दूसरा गोल्डन रूल समझाता हूं, फेडरलिज्म. ठीक है सर. फेडरलिज्म में क्या है हमारा इंडियन फेडरलिज्म में कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सर सेंटर हमेशा जीतेगा. सेंटर विल बी मोर पावरफुल देन स्टेट जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा. लेकिन स्टेट्स को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा इस चीज के लिए, तो हम उनको क्या देते हैं, हॉलो कैंडी. ठीक है सर. आप एग्जांपल से समझिए कि वीडियो गेम खेल रहे हैं आप और आपका छोटा भाई. तो वीडियो गेम आपको खेलना है, आप बड़े भाई हैं, तो अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कौन खेलेगा, तो बड़ा भाई खेलेगा. लेकिन छोटे भाई को क्या देंगे, आप उसके हाथ में वो कंट्रोलर दे देंगे और वहां से आप प्लग निकाल देंगे, तो वो भी खुश रहेगा और आप वीडियो गेम खेलते रहेंगे. इसका मतलब कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर जीता, लेकिन छोटे भाई को खुश करने के लिए, स्टेट को खुश करने के लिए कुछ हॉलो कैंडी लॉलीपॉप टॉप की लॉलीपॉप देनी पड़ती है. बिल्कुल. एग्जाम्पल जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं. अब ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है कि अपॉइंट कौन करता है, सेंटर. सेंटर अपॉइंट करता है. बिल्कुल सर. और ये वर्क कहां पे करते हैं, स्टेट पे. ठीक है सर. तो अगर सेंटर अपॉइंट करता है और स्टेट वर्क स्टेट्स पे करते हैं, तो स्टेट्स पे वो काम करेंगे, तो कुछ तो कैंडी स्टेट्स को भी देना पड़ेगा. यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कुछ कैंडी तो स्टेट्स को भी देना पड़ेगा. और स्टेट्स को क्या कैंडी दी है कि राज्यसभा क्या करेगा, अगर एक से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई और ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है, तो उसके लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है सर. यानी रेजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा, लेकिन तब भी लॉ कौन बनाएगा, आखिर में पावर किसके पास है, सेंट्रल. यानी बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विल मेक द लॉ. और राज्यसभा क्यों ये रेजोल्यूशन पास करेगा, क्यों सर, क्योंकि राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए. तो पहली कैंडी क्या है कि राज्यसभा रेजोल्यूशंस बनाएगा. और हॉलो कैंडी क्यों है, ये खाली एकदम खोखली क्यों है, क्योंकि सर रेजोल्यूशन तो वो पास कर देगा, पर आखिर में पावर किसके पास है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट पास करेगा उसको. ठीक है सर. तो सवाल आपसे ये पूछा गया है, फेडरलिज्म समझ में आया, ये गोल्डन रूल नंबर 2 है सर. ये कहीं पर भी लगेगा, जहां पर भी इसका एप्लीकेशन हो वहां पर इस चीज को लगाइएगा, आपको तुरंत मिलेगा. ठीक है सर. अब यहां पर पूछा गया कि रेजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा, पर पास करने की मेजोरिटी क्या होगी, तो सर इसका आंसर होगा राज्यसभा बाई majority of not less than 2/3 of member present and voting. That means the special majority. As per the Article 312 of the Constitution of India, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than 2/3 of its members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest so to do, Parliament may by law provide for the creation of one or more All India services. तो बनाएगा कौन, पार्लियामेंट. पर रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, कौन पास करेगा सर, काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा. ठीक है सर. ये आपको चीज समझ में आई. बिल्कुल. पहला सवाल ये रहा. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इज आ. तो भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है, पढ़िए ऑप्शंस और बताइए. नोटबुक में लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या है, द सिचुएशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेजेस द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क. ये पहला ऑप्शन सही है. अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है सर,
कि जब आप अनएम्प्लॉयड हैं तो सरकार आपको इतने बेनिफिट्स दे रही है कि आप काम पर कभी जाना ही नहीं चाहते, आप कभी एम्प्लॉयड होना ही नहीं चाहते, तो आपको बिना कुछ किए इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। और अगर आप इस ट्रैप में आ गए, इस चीज़ को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ठीक है सर। The people find opportunity cost of going to the work too high when one can simply enjoy the benefits by doing nothing। तो सर बिना कुछ किए अगर आपको इतने बेनिफिट्स हो रहे हैं तो आप काम करना क्यों पसंद करेंगे, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। With reference to India's deep sea mission, consider the following statements. The main aim of the mission is to explore and extract polymetallic nodules. Noise, light pollution, along with the danger of oil spills are potential environmental challenges of the mission. अब सर आपको अगर ये सवाल नहीं भी आता तो भी कॉमन सेंस से लग जाएगा, जनरल स्टेटमेंट्स हैं, देख लीजिए। देखिए इंडिया का जो डीप सी मिशन है, अब डीप सी समुद्र के बहुत नीचे तक जाना है तो कुछ करने ही जा रहे होंगे, यानी कुछ अपने काम की चीज़ निकालने ही जा रहे होंगे, यानी हम कुछ तो करने जा रहे हैं, यानी एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये बिल्कुल करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम आप इतने अंदर तक जा रहे हैं तो 4000 मीटर की डेप्थ होती है किसकी, समुद्र की, और 2000 मीटर के बाद लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो वहाँ पर अगर जा रहे हैं और नीचे तक, सतही ज़्यादा तक नीचे तक जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं, तो आपको लाइट ले जाना पड़ेगा, तो आप लाइट पोल्यूशन करेंगे वहाँ पर। और दूसरी चीज़, आप मशीन्स लेके जाएंगे क्योंकि आपको कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन भी फैलाएंगे। दूसरा ये भी डेंजर है कि ऑयल स्पिल्स हो जाए, आपका तेल वहाँ पर फैल जाए। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंट को हानि पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़ सर, आप जब कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे सस्पेंडेड मटेरियल्स निकलेंगे और वो धीरे धीरे ऊपर पहुँचेंगे और ऊपर जो मछलियाँ हैं उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए ये सब चैलेंजेस हैं। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इनको कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है। अगर आपको इंडिया के डीप सी मिशन नहीं भी पता है तो घबराने की बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा सर, सी बोथ 1 और 2। ये मैंने आपके लिए लगा दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरे आंसर्स मैंने लगा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ पर पूरा, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। With reference to केशवपुर मियानी, which of the following statement is or are incorrect? सर इनकरेक्ट पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो मैंने डार्क कर दिया है, कभी कभी ये डार्क नहीं होते हैं, तो आपको सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली पढ़ना है। ठीक है सर, इनकरेक्ट पूछा है। It is the first ever community reserve in India. It is located in the middle of the Ravi and Byas river. It is the first Ramsar site in the state of Punjab or none of these। लगाइए सर, इसका आंसर लिखिए अपनी नोटबुक में। देखिए सर, अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं तो 10 नई रामसर साइट्स आई हैं। मैंने आपके लिए लिस्ट लगा दी है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ये पंजाब है सर। यहाँ पर 7, 8, 9, ये जो देख रहे हैं 7, 8, 9, ये पहले से उपस्थित हैं और 1, 2, 3 को लेटेस्ट ऐड किया गया है, यानी केशवपुर, नांगल एंड ब्यास, इन तीनों को लेटेस्ट ऐड किया गया है। और कंजली, हरिके एंड रोपर ये यहाँ पर पहले से हैं। तो सर स्टेटमेंट देखिए आप, इट इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। सर यहाँ पर 6 हैं, पहले 3 थी, अभी 3 ऐड की गई हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और आपसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, तो एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा चौथे का, सी। ठीक है सर, लेकिन और बाकी चीज देख लीजिए। इट इज द फर्स्ट एवर कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द रवि एंड ब्यास रिवर, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये मैंने आपके लिए पूरा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है सर, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द फ्री इंडिया सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अब ये फ्री इंडिया सोसाइटी क्या है सर? द रेवोल्यूशनरी सोसाइटी फाउंडेड इन इंग्लैंड बाय द वीडी सावरकर, रेडिकल रिफॉर्म सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय नारायण गुरु फॉर इजावाज, नॉन प्रॉफिट सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, और ग्रुप फॉर्म्ड विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्रेस फॉर द पूर्ण स्वराज। बताइए आप, लिखिए। देखिए इसका आंसर है ए, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी फाउंडेड इन इंग्लैंड बाय वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर साहब ने फ्री इंडिया सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इंग्लैंड में इस्टेब्लिश की थी, और ये लोग वीकेंड्स में मिलते थे और इंडिया के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करते थे। और इनका मेन एम क्या था कि ये ब्रिटिश को इंडिया से ओवरथ्रो करना चाह रहे थे। ठीक है सर, और जब ये ऑर्गेनाइज करते थे अपने इवेंट्स तो उन्होंने एक बुक को भी
पब्लिश किया था और बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1909। तो 1909 में इन्होंने एक बुक छापी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था और ये जाहिर सी बात है कि ये बुक को बैन कर दिया गया। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। Which of the following is an objective of recently instituted Agri Market Infrastructure Fund? तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है अपग्रेडेशन ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी और ऑल ऑफ द अबव। लगाइए सवाल को। देखिए कॉमन सेंस का सवाल है। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो सर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड है। और पहला ऑप्शन देखिए अपग्रेडेशन ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट का अपग्रेडेशन, एकदम सही। प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हाँ इनको सब्सिडाइज लोन देना चाहिए ताकि जो एपीएमसी मंडीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, ये जो मंडीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा सके तो उनको लोन भी देना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी, तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो साइंटिफिक वहां पर जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको भी क्रिएट करेंगे और साइंटिफिक क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, तो इसका जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, ये पढ़ लीजिएगा आप, आपके लिए मैंने लगा दिया पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट जीत रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? पहला एनरोलमेंट इन द प्राइमरी स्कूल्स, स्पीडी क्लियरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन इंडिया, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। तो अगर जीत का फुल फॉर्म भी आपको पता है तो ये सवाल हो जाएगा, फैक्चुअल सवाल है। लगाइए सर, करंट अफेयर से है। देखिए जीत का फुल फॉर्म है जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर आपको इतना भी पता है तो इसका आंसर क्या हो गया सर, एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और ये मैंने आपके लिए पूरा लगा दिया है कि जीत है क्या और इसके एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन और लोकेशंस इन इंडिया कंस्ट्रक्टिंग इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स? तो भारत कहाँ कौन कौन सी लोकेशन पे अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना रहा है या बना चुका है? पढ़िए ऑप्शन, कोझिकोड, पादूर, चांदीकोल। देखिए सर इसका आंसर है कोझिकोड बिल्कुल नहीं है, तो 1 हटा दीजिए और इसका आंसर है 2 और 3, पादूर एंड चांदीकोल। सर हमारे पास पहले था माफ कीजिएगा, मैंगलोर, पादूर, वाइजैक, विशाखापट्टनम एंड अब नाउ चांदीखोल उड़ीसा में, ये नया है। देखिए इट इज अनाउंस्ड दैट 2 more caverns will be set up in the चांदीकोल in Odisha and बीकानेर in राजस्थान as a part of second phase। तो पहले फेज में 3 बन चुके हैं, कौन कौन से सर? मैंगलोर, विशाखापट्टनम एंड पादूर। अब सेकंड फेज में 2 को और बना रहे हैं, 2 पेट्रोलियम रिजर्व्स और बना रहे हैं सर, चांदीखोल इन ओडिशा एंड बीकानेर इन राजस्थान। ठीक है सर, तो 3 पहले थे, अब 2 और हो गए और यहाँ पर कहीं कोझिकोड नहीं है, तो पहला नहीं है, 2 और 3। ठीक है सर, ये करंट अफेयर में था इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया द टर्म वजूहत, सर ये वजूहत क्या है? मिडिवल इंडिया में वजूहत किस चीज के रेफर किया गया है? रेवेन्यू बेसिस ऑन लैंड मेजरमेंट, अब्लूजन बिफोर वर्शिपिंग, टैक्स ऑन कैटल, लोन्स ग्रांटेड बाय स्टेट। तो ये क्या है सर वजूहत? या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। और यूपीएससी से सवाल बहुत पूछता है कि जजिया क्या है, मुस्लिम, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, तो ऐसी चीज़ें वो पूछता रहता है कि टर्म्स जो हैं मिडिवल इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में, ये टर्म्स पूछ लेता है कि इसकी मीनिंग क्या है, किस चीज़ के लिए रेफर किया गया है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वजूहत। सर वजूहत क्या है? टैक्स ऑन कैटल, आपने गेस कर लिया होगा। देखिए अलॉन्ग साइड द लैंड रेवेन्यू और भी टैक्स थे, जितने आपके पास नंबर ऑफ कैटल्स थे उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था आपको। ठीक है सर, और अकबर का जब समय था उस समय जो लैंड अंडर पास्चर था उसको भी टैक्स किया जाता था। और किस हिसाब से टैक्स किया जाता था? जितने आपके पास कैटल हैं उसके हिसाब से टैक्स किया जाता था। इसलिए जो टर्म वजूहत है ये टैक्स ऑन कैटल्स के लिए रेफर किया गया है। बाकी चीज़ मैंने आपको लिख दी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव क्रेमपुरी हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सर एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर, अगर आपने ये पढ़ा है न्यूज़ में तो आपको ये आता होगा।
देखिए क्रेमपुरी जो केव है ये मेघालय की है, मेघालय इज द आंसर। सर सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 20,583 मीटर यानी 24.5 किलोमीटर विच इज ऑलमोस्ट 3 times द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। क्रेमपुरी is the in Meghalaya is the world's longest sandstone cave. The cave rich in flora and fauna such as frogs, fish, spider, bats, but dinosaur fossils, especially of a giant aquatic carnivorous reptile Mosasaurus that lived 66 to 76 million years ago have been found. ठीक है सर, मैंने आपके पढ़ दिया ये पूरा, पर आप पढ़ लिया करिए। क्रेमपुरी जो है मेघालय की है, ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 3 गुना हाइट में लंबाई में बड़ी है और 24.5 किलोमीटर। तो सर ये माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, अब सर ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट मे विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट टू दोज ऑफिसर्स इन द स्टेट फंक्शन इन रिलेशन टू एनी मैटर to which the executive power of the union extends. And second option is governor of a state with the consent of the government of India can entrust the union government with the function in relation to matters under which executive power of the that state extends. तो बताइए इसका आंसर क्या है, ये कह क्या रहे हैं? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट के गवर्नर की कंसेंट लेकर वहां के जो स्टेट्स के ऑफिसर्स हैं उनको कोई भी फंक्शंस दे सकते हैं अगर यूनियन का पावर वहां तक, एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक एक्सटेंड होता है। ठीक है सर। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गवर्नर जो स्टेट का है अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ले ले तो वो यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी फंक्शंस दे सकता है जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है। और ये दोनों स्टेटमेंट सर सही है। टू आर्टिकल 258 एंड आर्टिकल 258A जिसमें ये चीजें लिखी हुई हैं सर। ठीक है सर, तो आप ये चीज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म 2020 AV2 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है इट इज एन एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड नोन एज मिनी मून। It is the first asteroid ever found on an orbit entirely inside that of Earth. It is the first asteroid ever founded on an orbit entirely inside that of the Sun, and it is the first asteroid ever founded on the orbit entirely inside that of Venus. तो सर ये कॉमन सेंस ही भी लग जाएगा। 2020 AV2 सर A और V पे ध्यान दीजिए। A फॉर एस्ट्रॉइड होगा, V फॉर वीनस होना चाहिए। ठीक है सर, और कोई चीज आपको मिलेगी नहीं इसमें। अगर आप ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। इट इज D, इट इज द फर्स्ट एस्ट्रॉइड एवर फाउंडेड ऑन एन ऑर्बिट इंटायरली इनसाइड द दैट ऑफ वीनस। तो भैया ये वीनस के लिए है। It is the first asteroid discovered to have an orbit completely within the Venus orbit and is thus first and only known member of the intra-Venusian Vatira population of the Atira class asteroids. 2020 AV2 has the smallest known aphelion and second smallest known as semi-major axis among all asteroids. तो मैंने आपके लिए लगा दिया। ठीक है सर, इसको याद कर सकते हैं 2020 AV2 को। A for asteroid, V for Venus। ये रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट इज समटाइम्स इन द न्यूज, व्हाट डज द टर्म इंप्लाइज टेक्निकली? बताइए सर। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहला ऑप्शन है इट रिलेट्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी विच एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री सर्विलांस कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। सर इसको बोलते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब होता है कि आप किसी भी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ताकि आपकी जो मिलिट्री सर्विलांस है कंट्री की, किसी भी कंट्री की मिलिट्री सर्विलांस है उसको मजबूत किया जा सके। यानी आप स्पेस में कुछ नहीं लगा रहे हैं, ऐसा स्पेस में कोई मिसाइल नहीं लगा रहे हैं। जब आप स्पेस में कोई मिसाइल लगाते हैं, सैटेलाइट पे आपने मिसाइल लगा दी, बैलिस्टिक मिसाइल, वो सैटेलाइट को भी मार सकती है, सैटेलाइट से इंडिया पर भी निशाना लगा सकती है या किसी और कंट्री पे भी निशाना लगा सकती है। जब आपने सैटेलाइट में ही मिसाइल लगा दी उस चीज को बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। लेकिन अगर आप स्पेस को यूज कर रहे हैं अपनी मिलिट्री को ताकतवर बनाने के लिए, आप वहां पर आप जैसे इट रेफर्स टू यूज ऑफ स्पेस इन सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, सी एंड एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन, अगर ये कर रहे हैं तो इसको भी मिलिटराइजेशन बोलेंगे। और तीसरा, इट रेफर्स टू दिस
asset based in space with supporting ground infrastructure for military use as an early warning communication command and control। अगर इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं स्पेस को तो इसको बोलते हैं मिलिटराइजेशन। तो ये तीनों क्या है सर, ABC, दिस इज मिलिटराइजेशन। बट चौथा, इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम फॉर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड अ वैरायटी ऑफ स्पेस टू अर्थ वेपन्स। स्पेस से अर्थ वेपन्स, या मतलब आप क्या कर रहे हैं कि स्पेस में ही वेपन्स लगा रहे हैं, दैट इज द वेपनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है सर, तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है कि आप वेपन लगा रहे हैं स्पेस में ही, सैटेलाइट्स में ही। और मिलिटराइजेशन क्या है स्पेस का, कि आप स्पेस को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्राउंड वर्क। आप अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है सर, सर्विलांस करने के लिए, इसको बोलेंगे मिलिटराइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। द INS अरिघात रिसेंटली सीन न्यूज इज अब ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भैया INS अरिघात है क्या, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है या गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है या एम्फीबियस वॉरशिप है? सर इसका आंसर है ए, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो INS अरिघात इज द सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आफ्टर INS अरिहंत। तो अरिहंत के बाद कौन है, अरिघात है। तो अरिहंत से आप याद भी कर सकते हैं अरिघात को, इजी हो जाएगा। इन अरिहंत क्लास सबमरीन ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अरिहंत class is a class of nuclear powered ballistic missile submarine being built for the Indian Navy. They were developed under the 90,000 crore advanced technology vessels project designed and build nuclear powered submarines. ठीक है सर। The vessels are classified as strategic strike nuclear submarine by India. तो INS अरिघात और INS अरिहंत, these are अरिहंत class submarine of India. Next question is question number 15. Which of the following Indian sites are currently listed under Montreux record? तो सर Montreux record होता है कुछ, अगर आपको पता है तो ये लगा ले जाएंगे आप। ऑप्शन क्या है, लोकटक लेक, क्योलादियो नेशनल पार्क, चिल्का लेक, और आपको बताना है इन तीनों में से कौन है जो Montreux रिकॉर्ड में है। लगाइए सर। देखिए इसका आंसर है चिल्का लेक नहीं है, यानी 3 नहीं है, तो इसका आंसर है 1 और 2, क्योंकि सर चिल्का लेक पहले थी। पढ़ लेते हैं। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या है सर, कि जो भी लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी पूरी, जो ये रामसर साइट्स हैं उनमें से कुछ साइट्स को चुन लिया जाता है। क्यों सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजर में होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, पॉल्यूशन से और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस से, उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए उनको स्पेशली चुन लिया जाता है और उनको एक रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाता है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। ठीक है सर। और मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में पहले चिल्का लेक थी, 1993 में हमने चिल्का लेक को उसके अंदर डाला था। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में थी क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन की वजह से, बट 2002 में हमने इसको रिमूव कर दिया था। और अभी हमारे पास क्योलादियो घाना नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक, ये हैं दोनों मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में। ठीक है सर। तो पहले 3 थी और रिसेंटली न्यूज़ में था चिल्का को हटा दिया गया था, इसलिए क्योलादियो घाना और लोकटक लेक ही मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है। Question number 16. Which of the following statements regarding the 74th Constitutional Amendment Act 1992? सर समझिएगा इस चीज को, 74th Constitutional Act Amendment Act 1992 के बारे में पूछ रहा है कि स्टेटमेंट कौन से सही है। पहला ऑप्शन, It provides for the reservation of the seat for the office of the chairperson in the municipalities for scheduled caste and scheduled tribes in proportion to their population in the total population of that area. Second, the provision of the act do not apply to the schedule 5, schedule 6 areas under the constitution. लगाइए सर। देखिए जो ये पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है और दूसरा एकदम सही है। इसका आंसर है बी। सर पहला इसलिए गलत है कि आर्टिकल 243 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कहता है कि ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन in the municipality shall be reserved for the scheduled caste, scheduled tribe and women in such a manner as a legislature of the state may by law provide। यानी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है लॉ के द्वारा ये बताए कि कैसे इनको रिजर्वेशन देना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन को। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कहा कि ये प्रोपोर्शन
टू देयर पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। और दूसरा एकदम सही है सर। आर्टिकल 243Z(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोविजंस दैट ऑफ अ पार्ट और एक्ट डू नॉट अप्लाई टू शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कि ये जो पार्ट है ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लगेगा। तो आप मुझको बताइएगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है क्या। ठीक है सर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज विल रन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। तो अगर आपको इसकी लोकेशन पता है तो आप गैस वर्क से भी इसको लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड पेंच टाइगर रिजर्व। तो बताइए किसके थ्रू रन थ्रू होगा केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए सर, ये रही बेतवा रिवर, बेतवा रिवर देख रहे हैं आप, और ये रही केन, और सर ये रहा केन बेतवा लिंक, और ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व। तो सर ये किसके थ्रू जाएगा? पन्ना टाइगर रिजर्व के थ्रू जाएगा। इसका आंसर है पन्ना। केन रिवर passes through Panna Tiger Reserve. The Ken Betwa River Interlinking Project will submerge 55.78 km square of the Panna Tiger Reserve. It also involves the diversion of the around 6,000 hectares of forests, mostly from the Panna Tiger Reserve. तो सर पन्ना टाइगर रिजर्व और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा क्योंकि सर वहाँ पर पानी भर जाएगा। ठीक है सर, इसलिए एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, इसलिए इस चीज़ को उठाया मैंने। नेक्स्ट सवाल है सर क्वेश्चन नंबर 18। द टर्म इविल क्वार्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज रिफर्स टू व्हाट। अब ये इविल क्वार्टेट क्या है? क्वार्टेट तो आप समझ रहे होंगे ना, 4 चीजें होंगी। इविल तो आप समझते ही हैं। तब ये क्या है? द मेजर कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, द मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, द मेजर कार्बन डाइऑक्साइड इमिटिंग कंट्रीज, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सर इसका आंसर है, बताइए इसका आंसर है ए, द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो सर आपको मेजर कॉज क्या होंगे इसके? पहला होगा हैबिटाट लॉस, उनका हैबिटाट घर छूट जा रहा है। दूसरा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तीसरा होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड चौथा फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने आपके लिए लगा दिया है कि ये 4 कॉजेस हैं। इविल क्वार्टेट्स रिफर्स टू 4 मेजर कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है सर, और इनकी वजह से रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया है। और ये 4 कौन से हैं? हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन। ये 4 चीजें हैं, ये 4 कॉजेस को बोलते हैं इविल क्वार्टेट। ठीक है सर, आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो सर इंडेक्स भी पूछ लेता है सवाल में। अब यूपीएससी के जितने भी आप पेपर लगाएंगे एक ना एक इंडेक्स वहाँ पर जरूर होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सेशन में एक इंडेक्स जरूर लेकर आऊँ आपके लिए, तो वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। ग्लोबल पीस इंडेक्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलीज्ड बाय whom? सर इसका आंसर है, बताइए आप पहले। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो सर ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया है, जिसने इनको सभी कंट्रीज को पीसफुलनेस के हिसाब से, कितनी शांतिपूर्वक ये कंट्रीज रह रही हैं, इसके हिसाब से इन सबको रैंक किया है। और ये 2009 में लॉन्च किया गया था। और इसके हिसाब से जो अभी रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से सर आइसलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पीसफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और जो अफगानिस्तान है वो लीस्ट पीसफुल है। ठीक है सर, और अगर पिछले दशक से यानी पिछले 10 सालों से कंपेयर किया जाए इस 10 साल को, तो इस साल 10 सालों में रिलेटिवली जो पीस है वो ज़्यादा नहीं है। पिछले 10 सालों में पीस ज़्यादा अच्छी थी, इस 10 सालों में पीस अच्छी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इंक्रीज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, जो वो ऑयल क्राइसिस चल रही है, रिफ्यूजी क्राइसिस, जो रोहिंग्या क्राइसिस इस बार हुई है, और भी बहुत ज़्यादा मेडिटेरियन में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो सर कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द वर्ल्ड्स लेसर पीसफुल प्लेस। तो इन 10 सालों में ये थोड़ा सा कम लेसर पीसफुल है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। विद रेफरेंस टू द कंपेइंग नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। सभी जानवर अपनी इच्छा से माइग्रेट नहीं करते हैं। ये जो कंपेइंग है इसके बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये लॉन्च किया है साइट्स ने, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इट कॉम्प्लीमेंट्स द वर्ल्ड वाइड एक्शन ऑन इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ थ्रू यूएन एनवायरमेंट्स ग्लोबल कंपेइंग वाइल्ड फॉर लाइफ
और थर्ड ऑप्शन है इन द फर्स्ट फेज टाइगर, पेंगोलिन, स्टार टॉर्टोइज, टोक्यो गेको हैव बीन चूजन एज दे आर द हाईली इंडेंजर्ड ड्यू टू द इलीगल ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। पॉज कर दीजिए वीडियो, बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए अगर आपको पहली चीज पता है, पहला ऑप्शन इन्होंने कितना मैच करके लिखा है, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, बिल्कुल लग रहा होगा कि यही है। और आप ढंग से अगर आपको पता होगा कि ये बिल्कुल नहीं है तो आप तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे, आपके साथ गेम खेला गया है। इसका आंसर है सी 2 और 3। साइट्स बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड यूएन एनवायरनमेंट। इसने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है सर। मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये रहे आज के 20 सवाल। कैसे लगे आपको ये 20 सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा। और ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। सर आई ऑलवेज होप कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थोड़ी सी मेहनत का क्रेडिट हमें भी दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा और ये इंपॉर्टेंट PDF है सर, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ। पूरे 1 साल के करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है सर। तो आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड रक्षाबंधन इन एडवांस। आप ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।